नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता कायम है। पीएम इमरान खान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर रविवार को मतदान होगा। अब ऐसे में पड़ोसी देश में जारी सियासी उठापटक के बीच ये सवाल उठता हुआ कि अगर इमरान खान की सत्ता चली जाती है, उनकी कुर्सी बच नहीं पाती है, तो इसका भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। इमरान खान ने गुरुवार को देश के नाम संबोधन दिया। इस संबोधन को भारतीय चैनल्स ने भी उतना ही कवरेज दिया जितना कि पाकिस्तानी चैनल्स ने। इसका कारण स्पष्ट है कि पड़ोसी देश में जारी राजनीतिक हलचल को लेकर भारत की चिंता भी लगातार बढ़ती हुई। दरअसल रेड क्लिफ लाइन के उस पार जब भी राजनीतिक भूकंप आता है तो हमारे यहाँ भी उसके झटके महसूस किए जाते हैं, और यही चिंता की असल वजह भी है। भारतीय संदर्भ में पाकिस्तान के मौजूदा हालात को समझने के लिए हमें पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास को समझना और भारत पर पड़ने वाले उसके असर को जानना जरूरी है। बहुत लोग मानते हैं कि पाकिस्तान एक अप्राकृतिक देश है जिसका जन्म ब्रितानियों की भू राजनीतिक चिंताओं की वजह से हुआ। किसी भी तरह की भौगोलिक सीमा से अपरिभाषित पाकिस्तान की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पहचान भारतीय उपमहाद्वीप से ही है। पाकिस्तान के निर्माताओं के लिए अलग पहचान, स्थिरता और एकता की तलाश की चुनौती हमेशा से ही धर्म के जरिए राजनीति करने में निहित रही है। 14 अगस्त 1947 को अपने वजूद में आने के बाद से पाकिस्तान में अब तक 22 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और इनमें से कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं रहा जिसने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट किया हो। लियाकत अली खान हो, यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ, ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने तकरीबन 4 साल का कार्यकाल तो पूरा किया, लेकिन बाकी 2 तो 2 साल में ही सत्ता से बेदखल हो गए। इसके उलट पाकिस्तान के संकटग्रस्त राजनीतिक इतिहास में सैन्य तानाशाह ने 3 बार बिना किसी बाधा के शासन किया। पाकिस्तान के अस्तित्व के 75 सालों में से लगभग 32 सालों तक प्रत्यक्ष रूप से शासन किया है, और परोक्ष रूप से देखा जाए तो 8 साल के लिए राष्ट्रपति शासन वहां लगा रहा। पाकिस्तान के राजनीतिक हालात में होने वाले बदलावों ने हमेशा से ही भारत के लिए समस्या खड़ी की। दुर्भाग्यवश पाकिस्तान की स्थिरता और अस्थिरता दोनों ने ही इस इलाके की शांति को भंग करने का काम किया। पाकिस्तान के अप्राकृतिक और अस्थिर चरित्र से यह भी प्रकट होता है कि आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सबसे निचले स्तर पर है। अमेरिकी डॉलर 183 पाकिस्तानी रुपये पर कारोबार कर रहा है। यह देश 50.5 ट्रिलियन रुपये के भारी कर्ज के तले दबा हुआ है। इसका विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 14,962 मिलियन डॉलर पर पहुंच गया, और बल्कि अब तो हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं, जब आतंकी फंडिंग पर निगरानी रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तलवार इसके सर पर लटकी हुई है। पाकिस्तान खतरनाक स्थिति की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ। जैसे जैसे यहां पर आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, वैसे वैसे यहां पाकिस्तान चीन के लिए रास्ता तैयार होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में समय समय पर सामने आ रही राजनीतिक अनिश्चितता के कारण चीनी शोषण के लिए जमीन तैयार होती हुई। अगर यह आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता अनियंत्रित हो जाती है या यूं ही जारी रहती है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कट्टरपंथी ताकतों की भूमिका प्रमुख हो जाएगी, जो किसी भी कीमत पर फिर भारत के लिए सही नहीं होगी, चिंता पैदा करेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान के बदलते हालात भारत के लिए चिंताजनक है। आज इसी पर होगी चर्चा। सीमा पर पाकिस्तान के सियासी संकट पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन पाकिस्तान में बदल रहे हालात पर अमेरिका कितना जिम्मेदार, बदले हालात का भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर क्या होगा असर। बड़ा सवाल, गंभीर सवाल। पाकिस्तान में नए समीकरण भारत के लिए कितने चिंताजनक। पाकिस्तान में राजनीतिक अनिश्चितता से चीन का क्या बढ़ रहा है दखल। क्या एक बार फिर तख्ता पलट की ओर बढ़ता हुआ पाकिस्तान। महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि पाकिस्तान का इस तरह का इतिहास रहा है। क्या एक बार फिर से इतिहास अपने आप को दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर राजनीतिक अस्थिरता खत्म होने के वहां पाकिस्तान में क्या है विकल्प, और कैसे उन विकल्पों पर हो पाएगा क्या काम, क्या कुछ संभावना दिखाई देती है। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं जल्दी से आपसे तारुफ करवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद है, विदेश मामलों के जानकार है।
बहुत स्वागत है आपका भी। जितेंद्र कुमार ओझा जी हमारे साथ मौजूद है, राष्ट्रीय सुरक्षा एक्सपर्ट है, बहुत स्वागत है आपका। पीयूष पंत हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, ये भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत पीयूष पंत जी आप ही के साथ। सर, जिस तरह के पाकिस्तान में इस समय हालात दिखाई दे रहे हैं, ये सियासी संकट वहां पर मंडराता हुआ, इमरान सरकार ऑलमोस्ट जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि रविवार को जब मतदान होगा उसके बाद तस्वीर और पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों का, इन ताजा हालातों का, इस सियासी अस्थिरता का भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर क्या और किस तरह का असर पड़ता हुआ आप देख पा रहे हैं सर? देखिए, नहीं, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते देखिए बहुत ज़्यादा बदलाव आता नहीं है। चाहे इमरान खान रहें या कोई और रहे, चाहे नवाज शरीफ थे। हाँ, नवाज शरीफ के समय में थोड़ा हम बेहतरी की तरफ बढ़ते हुए दिखे थे, और मुशर्रफ के टाइम में भी कुछ एक बेहतर रिश्ते बनने की कोशिश हुई थी। लेकिन बहुत ज़्यादा, चूँकि देखिए कश्मीर के मामले को लेके ये जो है कि पेंच फंसा रहता है हमेशा भारत और पाकिस्तान में, और भारत पाकिस्तान की जो आपसी संबंध हैं वो कश्मीर की धुरी पे आके टिक जाते हैं। पाकिस्तान को भी इसका फ़ायदा मिलता है, अपने अवाम के से इसका समर्थन मिलता है, इसलिए वो इसका इस्तेमाल करता है। यही हाल जो है कि हिंदुस्तान में भी है। खासकर जो है हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है उसको भी जो है एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट का राजनीतिक फ़ायदा मिलता है, जिसको वो कोशिश करती है। तो देखिए, चूँकि एक बात बहुत साफ है कि पाकिस्तान की देखिए विदेश नीति जो है हमेशा वहाँ की सेना तय करती है। ये बहुत क्लियर है, आप देख लीजिए, पूरा उसका इतिहास उठा के देख लीजिए। इसीलिए देखिए, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकारों को वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। कर तो देते हैं क्योंकि वो मजबूरी है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक स्टेट है पाकिस्तान। लेकिन जब भी मौका लगता है तो तख्ता पलट करके वो सैन्य शासक जो है वहाँ काबिज हो जाते हैं, और जब ऐसा मौका नहीं होता है तो वो पीछे से बिहाइंड द डोर्स वो जो है कि सरकार चलाते हैं। यही हमने देखिए, नवाज शरीफ जो थे इमरान खान के पहले, वो उनका भी देखा। हालांकि उनके और नरेंद्र मोदी जी के संबंध अच्छे थे, और हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान गए भी, नवाज शरीफ के घर भी गए वहाँ पे, और अफगानिस्तान से सीधे वहाँ पहुँचे थे। हालांकि उसको लेके बहुत भारतीय मीडिया में भी चर्चाएं हुई थी, लेकिन एक अच्छे रिश्ते थे। और मुझे लगता है यही बेहतरी रिश्ते होते हुए जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी की सेना को अखर रहा था, और पाकिस्तान की सेना ने जो है एक ऐसा ऑपरेशन चलाया, एक ऐसे जिसमें उनको एक्यूज़ किया गया करप्शन चार्जेस में और उस तरीके से, और उसको जो है उनको अपदस्थ कर दिया गया वहाँ से। तो अब इमरान के सामने देखिए, इमरान को तो सेना ही लेके आई है। इमरान का इलेक्शन को जिस सेना ने ही मैनिपुलेट किया है, सेना ने ही उनको मैनिपुलेट करके और उनको जितवा के जो है कि वो लेके आई है। और इसलिए निश्चित रूप से आप देखिए, इमरान खान का भी जो है वो हमेशा से स्टैंड जो है एंटी इंडिया ही रहा है। इधर हालांकि अभी कुछ समय पहले उन्होंने भारत की तारीफ भी करी अपने भाषण में, और ख़ासकर जो है कि रूस और जो यूक्रेन के जो युद्ध है उसके संदर्भ में जिस तरह भारत ने रूस का साथ दिया उसको लेके, और तेल वहाँ से मंगाता रहा उसको लेके, उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट भारत की पॉलिसी है, भारत जो है वो तो। लेकिन अब चूंकि उनके हाथ से सत्ता जा रही है तो वो अपने सेना के प्रभाव से निकलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जो है इस तरह के स्टेटमेंट दे। नहीं तो वरना उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री मोदी को भी बहुत कुछ कहा, भारत की सरकार को भी बहुत कुछ कहा, और ये कहा कि लगातार जो है खासकर 370 जब हटाया गया कश्मीर से, और तो वो उसके बाद तो वो आक्रामक हो गए थे। तो और यही उसको लेके आप देखिए, उन्होंने जो है इकोनॉमिक जो एक ट्रेड चल रहा था, ट्रेड पे जो है रुकावट भी डाली, उसको रोक भी दिया गया, और जो डिप्लोमेटिक जो है स्टेटस है उसको भी उन्होंने बंद कर दिया था। तो निश्चित रूप से एक एंटी इंडिया स्टैंड हमेशा से पाकिस्तान का रहा है, क्योंकि पीछे आईएसआई और सेना तय करती हैं इन चीज़ों को। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बदलाव होगा। थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं कि ये जो इकोनॉमिक बैरियर है जो लगाया हुआ है, बैन लगा हुआ है, वो खुल जाएगा। डिप्लोमेटिक लेवल पे फिर से जो है ओपननेस आने लगेगी, और वो सब चीज़ खोल दिए जाएंगे और एक डायलॉग शुरू हो जाएगा। लेकिन एक टोटल जो एक पॉलिसी चेंज है वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए सेना ही वहाँ तय करती है सब कुछ।
और सेना का इंटरेस्ट है कि एंटी इंडिया जो है कि स्टैंड बना रहे। उसमें सेना को भी जो है कि हथियार और तमाम तरह के धंधे करती है वहाँ की पाकिस्तान की सेना। सबसे ज़्यादा फायदा जो है पाकिस्तान की सेना ISI जो है तमाम तरह के धंधे करती है, तमाम हथियारों के सौदे में जो है वो भारी कमीशन लेती है सेना। तो ये सब फायदा इसीलिए वो लगातार एंटी इंडिया स्टैंड बनाए रखती है, कश्मीर के खिलाफ स्टैंड बनाए रहती है, आतंकवादियों को भारत भेजती रहती है ताकि ये मसला सुलझे ना, और ये एक आवाम से जो है भारत के खिलाफ जो एक सेंटीमेंट पैदा करके उसका फ़ायदा उठाते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान चले जाते हैं, जो दूसरा आता है तो बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। थोड़ा कॉस्मेटिक चेंज आ सकता है, और डिप्लोमेटिकली जो फिर से एक रुकावट आ गई थी, ट्रेड में जो है एक कमी आ गई थी और ट्रेड बैरियर्स बन गए थे, वो मुझे लगता है वो खुलेंगे फिर से। लेकिन एक ओवरऑल जो है एंटी इंडिया स्टैंड चलेगा जब तक कि सेना का प्रभाव जो है पाकिस्तान में बना रहेगा, वहाँ के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में बना रहेगा, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बना रहेगा और पाकिस्तान की विदेश नीति पे बना रहेगा। ठीक है, जितेंद्र ओझा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए राष्ट्रीय सुरक्षा एक्सपर्ट हैं। जितेंद्र जी, आप पाकिस्तान की सियासी अस्थिरता को किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ इसका असर पड़ेगा भारत पाकिस्तान के संबंधों पर, और क्या उम्मीद आगे लगाई जाए? चलिए, अगर मान लीजिए इमरान सरकार नहीं टिक पाती है, उसके बाद जो नई सरकार आएगी, क्या उससे कुछ उम्मीद होगी, या फिर उम्मीद करना बेमानी है, बेमतलब है? हम अपने चश्मे से उसे देखने की कोशिश नहीं करें, हम उसे उस तरीके से देखें जिस रूप में पाकिस्तान है। तो जो आप लोगों ने कहा कि जब तक फौज है तब तक कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, इमरान खान जब आए तो उन्हें कहा गया कि ये आर्मी के सबसे निष्ठावान पपेट है। आने से पहले यही इमरान खान कह रहे थे कि फौज के लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है, जनरल्स को सरकार चलाना नहीं आता, उनको अर्थव्यवस्था चलानी नहीं आती। लेकिन आने के बाद जैसे उन्होंने एक तरीके से समरसॉल्ट किया, और समरसॉल्ट करने के बाद जनरल के तलवों के नीचे वो चल रहे थे, शायद इतनी चाटुकारिता पाकिस्तान के पिछले 21 प्रधानमंत्रियों ने भी कभी नहीं की होगी जिस तरीके से। और आपके पिछले जो वक्ता थे उन्होंने कहा कि इसको लाए ही पाकिस्तान की फौज थी। लेकिन इसके अलावा दो बातें मैं कहूंगा कि इसे हम डेमोक्रेटिक स्टेट तो भूल के भी नहीं कहें। जैसा उन्होंने कहा, ये एक तमाशा है, आर्टिफिशियल फसाद ये लोग करके रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसकी क्रिएशन ही आर्टिफिशियल थी। और सवाल सिर्फ पाकिस्तान मिलिट्री का नहीं है, हम एक बड़ा पिक्चर भूल जाते हैं। पहला बड़ा पिक्चर जो है वो ये कि भाई जब कॉलोनियल पावर रिसीव कर रही थी तो उनको चाहिए था एक प्लायबल रिजीम, एक प्लायबल जगह जहाँ पे वो अपने गेम्स, जो स्ट्रेटेजिक गेम, वो खेल सके। तो पाकिस्तान में कहा जाता था कि 3 लोग हैं, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। अब जो है अमेरिका को उन्होंने रिप्लेस कर दिया है, अब आ गया है चाइना। चाइना के 100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स है वहाँ पे, और ये सभी को पता है, यहाँ तक कि अमेरिका को पता था कि देखिए अगर कोई भी काम करवाना है इस रीजन में तो उन्हें आर्मी का सहारा लेना पड़ेगा। आर्मी एक रेंट कलेक्टिंग जो है एंटिटी बन चुकी है, वहाँ के डिफेंस के डील में ही नहीं जाती। मैं और भी क्षमा चाहूंगा, जो पिछले वक्ता थे उन्होंने कहा बीजेपी का नाम लिया। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिल्कुल कोई ये नहीं रखता हूँ, मेरा एकदम इम्पार्शियल पर्सपेक्टिव है। भारत में कोई भी पार्टी आ जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं नहीं चाहता हूं कि पाकिस्तान के मुद्दे पे पॉलिटिकल इनकैशमेंट होनी चाहिए। लेकिन कुछ भी आ जाए, पाकिस्तान का जब तक ये ढांचा चलता रहेगा, भारत से उसके संबंध नॉर्मल हो ही नहीं सकते। क्यों? एक बात जो आप ध्यान नहीं देते हैं, अधिकतर भारत के जो तथाकथित पत्रकार है उनके लिए बड़ा मुश्किल है इसको अप्रिशिएट करना, कि इस पूरे दुनिया में हम पाकिस्तान को टेरर फैक्ट्री कहते हैं। और मैं कहते आया हूं कि टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है मिले जुले हैं। तो ये पाकिस्तान की जो आर्मी है सिर्फ टेररिज्म ही नहीं फैलाती है, टेरर फैक्ट्री ही नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की सबसे बड़ी कोऑर्डिनेटर है। अगर पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट आता है, वो वहाँ के गवर्नेंस के इश्यूज को सुलझा ही नहीं सकता। अगर वो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट पॉपुलर हो जाता है तो वहाँ की आर्मी ही उसे निकाल बाहर करेगी, क्योंकि उसका बिजनेस चल नहीं पाएगा। और तीसरी बात, जो चाइना फैक्टर की जो बात मैं कर रहा हूँ, चाइना के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है। चाइनीज ये काफी आया है, उनके जवाब आया है कि वो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री को दोनों को पैरेलली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मेरी जानकारी ये है कि इमरान खान बार बार चाइनीज को कह रहे हैं कि देखिए अगर उनकी सरकार जाती है तो वहाँ बहुत ज्यादा राजनीतिक अस्थिरता आ जाएगी, उनके इन्वेस्टमेंट खतरे में आ जाएंगे। शायद चाइनीज के लोग हैं वो उनको सुन रहे हैं और उनको मौका भी दिया अपना तमाशा करने के लिए, जो भी उन्होंने किया। लेकिन
उनको पता है कि कुछ भी पाकिस्तान में करवाना हो तो उनकी फौज से ही करवाया जा सकता है। फौज एब्सोल्यूट कंट्रोल में नहीं है लेकिन सब्सटैंशियल कंट्रोल में है। तो देखिए, जब तक इस ढांचे में मूलभूत परिवर्तन नहीं आता है तब तक हम उससे देख नहीं सकते। और ये सिर्फ मुद्दा कश्मीर का नहीं है। देखिए, जब बंबई का अटैक हुआ तो बंबई में हुआ ना, वहां पे तो नहीं आया। तो उसके लार्जर पर्सपेक्टिव को देखिए। ये पश्चिम की बहुत ही सुपरफिशियल अप्रोच है कि कश्मीर जो है बोन ऑफ कंटेंशन है। कश्मीर के 90% मुसलमान, मैं रेटरिक के रूप में नहीं कह रहा हूँ, 2010 में गद्दाफी फाउंडेशन ने सर्वे करवाया और उसमें जो है 2% वैली के लोग थे, वो पाकिस्तान के लिए सहानुभूति रखे हुए थे। अभी के हालात मुझे नहीं पता है। तो कश्मीर मुद्दा नहीं है। पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है जब तक वो भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ नफरत की खेती अपने ही देश में नहीं करे, तब तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। मिलिट्री के पास गवर्नेंस प्रोवाइड करने का कोई जरिया नहीं है और वो मिलिट्री जो है पाकिस्तान के लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसलिए नहीं कि वो मिलिट्री है, जैसे कि कहा कि वो हर तरीके की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की इस रीजन में वो सबसे बड़ी प्रोटेक्टर और कोऑर्डिनेटर है। और इस स्थिति में कभी अमेरिका का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट उनके साथ इन्वॉल्व था जब तक 9/11 नहीं हुआ। टेररिज्म का 9/11 का अटैक हुआ, उन लोगों ने समझा और धीरे धीरे बदले। और अब चीन को लगता है कि नहीं, पाकिस्तान के जरिए वो अफगानिस्तान के भी नेचुरल रिसोर्सेज को कब्जा कर सकता है, पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। तो ये पाकिस्तान के भीतर के ढांचे हमारे लिए कभी भी शांति से हम रह नहीं सकते हैं। और हम लोग कई दफे कहते हैं कि पाकिस्तान को एक कैंसर के रूप में इजाद किया गया था कि एक ऐसा कैंसर जो भारतीय उपमहाद्वीप को खत्म कर देगा और भारतीय सभ्यता का सर्वनाश कर देगा। दुर्भाग्य की बात है कि ये वहां से बढ़कर पूरे दुनिया के लिए ये एड्स की बीमारी की तरह हो गया, जब सारी दुनिया में हर किस्म के आतंकवादी हमलों की तार पाकिस्तान में जाके जुड़ती रही है। और इस सब के सूत्रधार जो है पाकिस्तान के मिलिट्री सिंडिकेट है। तो आप इस बात को भूल जाइए कि कुछ भी क्यों ना हो, वहां पे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट तभी तक काम कर सकती है जब तक उसके तार मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हिला रही है। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग जो है हमेशा से किसी न किसी एक्सटर्नल फोर्स के रूप में आती रही है। तो इमरान खान का बड़ा बचकाना सा जवाब था कि उन्होंने अमेरिका को दोष दिया। दोष अमेरिका का नहीं है, दोष उनके भीतर है और बाहर की दूसरी फैक्टर्स भी हैं। तो हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ठीक है अनुज माथुर जी, आप इससे कितना इत्तेफाक रख रहे हैं कि अमेरिका का दोष नहीं है, जैसा कि दोष मढ़ दिया गया अमेरिका पर पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के द्वारा, और ये हालात जो वहां पर उत्पन्न हो रहे हैं ये भारत के लिए कितने चिंताजनक? देखिए शिल्पा, मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले वो कह, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर जब तक दो चीजें नहीं होंगी कोई वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आर्मी और एंटी इंडिया रेटोरिक। जितना श्रिल रेटोरिक होगा उतना ज्यादा आपको वहां पर फायदा मिलेगा। मैं कुछ पाकिस्तानी लोगों से टच में रहा हूं और अभी भी हूं। कुछ तब्दीली सोच में हो रही है। जो मिलेनियम जनरेशन है शायद इस सोच में कोई तब्दीली ला रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जब तक कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कोई किसी तरीके का कोई काम ना हो तब तक ये इसमें कोई तब्दीली चेंज आने वाला है। आप बिलावल भुट्टो को प्रधानमंत्री बना दीजिए, जरदारी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, किसी को भी बना दीजिए। जिस दिन उन्होंने एंटी इंडिया बोलना बंद किया, कश्मीर का राग अलापना बंद किया और आर्मी के साथ उन्होंने सीधे तरीके से बात नहीं करी, वैसे वही होगा जो अभी इमरान खान का हो रहा है। इसमें शक किसी को ना हो। कई अभी कह रहे थे कि हम वहां देख रहे हैं कि वहां पर डेमोक्रेसी है। मैं हमेशा ये कहता हूं, शायद मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था आपके दर्शकों को, कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी फ्लॉड डेमोक्रेसी है। और फ्लॉड इसलिए है क्योंकि उसको कुछ पॉलिटिकल और कुछ से ज्यादा मिलिट्री एलिट ने कब्जा कर रखा है, उसको कैप्चर किया हुआ है डेमोक्रेसी को। और जो ये लोग, ये जो एलिट हैं, जो जिस प्रकार से डेमोक्रेसी को चलाना चाहते हैं उस प्रकार से वो डेमोक्रेसी चलती है। अब आपको मैं एक बात समझाऊं, पहले तो आपने कुछ आंकड़े दिए थे, उन आंकड़ों में मैं कुछ ऐड करूंगा कि वहां की सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में ये हो गई है कि आज की तारीख में इकोनॉमिकली पाकिस्तान बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे है, सो लोएस्ट लेवल। अच्छा, और उसके बाद पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से क्या हो रहा है कि जो एनवायरनमेंट, जो इन्वेस्टमेंट का एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है। तो आपके वहां पर आपकी पिछले 3 सालों में इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई है और आगे उसके इंप्रूवमेंट के चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या उनको लग रही है और शायद यही वजह है कि उस चीज की वजह से पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है और इमरान खान का मुझे लगता है कि जाना लगभग तय है।
सबसे बड़ी जो चीज इमरान खान ने गलती करी थी वो ये थी कि जब आईएसआई की चीफ को इन्होंने अफगानिस्तान में भेजा और अफगानिस्तान की पूरी उसमें दखलंदाजी उन्होंने उनकी हफीज फैज की रही, उसके बाद जो बाजवा थे वो उनसे खफा थे और 21 अक्टूबर को पिछले साल बाजवा ने आईएसआई का चीफ बदल दिया। आईएसआई का चीफ को बदलना इतना कोई आसानी बात नहीं होती है। तो आप ये देखें कि जो 3 ए हैं, अमेरिका, आर्मी और अल्लाह, अब तीनों में से कोई इमरान खान की मदद कर नहीं सकता। अमेरिका अलग हो गया है, आर्मी उससे खफा है और अल्लाह मालिक है। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई निकट भविष्य में कोई वहां पर कोई इमरान खान के लिए अच्छी खबर आने वाली है। लेकिन एक बात आप समझ लें शिल्पा, कि जो अनस्टेबल ये साउथ एशिया है, इंस्टेबिलिटी अगर कहीं भी है, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो श्रीलंका में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, वो इस रीजन के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। इस रीजन को चाहिए कि हमारे जितने भी इस रीजन में कंट्रीज हैं वो स्टेबल रहें, वो कंट्रीज, उन कंट्रीज में कोई नेगेटिविटी ना हो, जिससे कि आपको, और अब जिस दिन हम लोग इकट्ठे होकर के और बाकी चीजों को भुला करके और आगे इकोनॉमी के लिए बढ़ना शुरू करेंगे, आप देखिएगा ये रीजन कहां पहुंचता है। ये आप अटल बिहारी वाजपेयी करने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार है। संजीव जी, जिस अस्थिरता की बात यहाँ पर अनुज माथुर जी करते नजर आए हैं, वाकई में ये इस पूरे रीजन के लिए चिंता का सबब है, लेकिन पाकिस्तान का तो ऐसा इतिहास ही रहा है, कोई भी प्रधानमंत्री वहां पर अपने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा कर ही नहीं पाया है। इतिहास एक बार फिर से अपने आप को दोहराता हुआ। सच्चाई है कि पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, जो लोकतंत्र है, वो दिखावे का लोकतंत्र है। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ही पाकिस्तान के वास्तविक हुक्मरान हैं, वास्तविक शासक हैं। कभी वो प्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं, दशकों तक उन्होंने 3 तख्ता पलट हुए और 3 तख्ता पलट के माध्यम से उन्होंने दशकों तक शासन किया। और जब उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने शासन को किसी भी एक दिखावे की जमहूरियत, एक पपेट गवर्नमेंट के माध्यम से वो अगर कर सकते हैं, तो वो पर्दे के पीछे बैठ करके वो शासन करते हैं। और पाकिस्तान की यही कड़वी सच्चाई है। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने कभी भी पाकिस्तान में जमहूरियत की जड़ों को, डेमोक्रेसी की जड़ों को मजबूत होने ही नहीं दिया। आज इमरान खान अगर उन्हें सत्ता से वापस हटना पड़ रहा है, तो उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि पाकिस्तान की जो आर्मी और आईएसआई है वो जमहूरियत की जड़ों को कमजोर रखना चाहती है। इमरान खान कुछ भी हो, उनकी एक मास अपील तो है ही। सारी विफलताओं के बावजूद एक पॉपुलर क्रिकेटर रहे हैं। एक जनता के बीच में उन्होंने एक अपनी सरकार पार्टी बनाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसके बाद वो इलेक्शन लड़े। तो एक मास अपील तो है ही, एक डेमोक्रेटिक जमहूरियत के नेता तो है ही वो। और अभी भी मेरा ऐसा मानना है कि जो वर्तमान का जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें वो पाकिस्तान के अंदर इस समय सबसे बड़े कद वाले नेता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई भी ऐसा कद वाला व्यक्ति इस तरह की स्थिति में पहुंच जाए, ताकि जिससे कि उनकी सत्ता उस स्थिति में पहुंच रहे थे जिस वजह से वहां पर ये अस्थिरता जानबूझकर लाई गई, और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सेना का इसके पीछे हाथ। देखिए, मैं उसी बात पे आ रहा था जो आपने अभी प्रश्न किया। डीजी आईएसआई के अपॉइंटमेंट को लेकर के जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को चैलेंज करने की कोशिश की, 3 हफ्तों तक उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल अंजुम के नाम पे अप्रूवल नहीं दी और ये बताने की कोशिश की कि वो प्रधानमंत्री का पद भी कुछ होता है। तो उसके बाद से पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने आईना दिखा दिया और उसके बाद से उनके पतन के दिन जो है शुरू हो गए। और ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई किसी भी जमहूरियत के नेता के द्वारा यदि भी कोई अपनी सत्ता को असर्ट करने की अगर कोशिश की गई तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करते हैं, और ये उनका अंजाम होना था, ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। और पाकिस्तान की इमरान खान के पतन का ये पहला प्रमुख कारण है। दूसरा प्रमुख कारण मैं ये कहूंगा कि इमरान खान की जो अगर पिछले 4 वर्षों के अगर आप कार्यकाल को देखें, भले जो भी उनकी दिखावे की जमहूरियत है, उसके बावजूद भी जो आर्मी और आईएसआई उसमें अपना एक उनकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो उससे भी असंतुष्ट नजर आती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 2018 में नया पाकिस्तान बनाने का वादा करके आए थे, लेकिन आज का जो पाकिस्तान है वो पुराने पाकिस्तान से भी स्थिति में दिखाई देता है। एक्सटर्नल डेप्ट की बात अगर कर लें तो $130 बिलियन से भी ज्यादा का है। मुद्रास्फीति की दर 10% से भी ज्यादा औसत की बनी हुई है।
बेरोजगारी की दर बहुत ऊंची है, महंगाई बहुत ज्यादा है, जनता में असंतोष बहुत व्याप्त है। और इसी जनता के असंतोष को एक्सप्लॉइट करते हुए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नामक एक जो है आंदोलन पिछले 1.5 वर्षों से चल रहा है। और डिप्लोमेटिकली अगर देखें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पूरे विश्व के सबसे अधिक डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड लीडर के रूप में नजर आते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज तक उनसे फोन तक से बात नहीं की है, जबकि वो प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए। तो ये उनकी हकीकत को दर्शाता है कि वो डिप्लोमेटिकली हो, आर्थिक हो, सामरिक हो, घरेलू मुद्दे हो, हर जगह विफल साबित हुए हैं। और इसकी वजह से उन्होंने आर्मी और आईएसआई का इस वजह से भी विश्वास खो दिया है। और पाकिस्तान की सच्चाई यही है। और आपने सही भी कहा कि पाकिस्तान का लोकतंत्र तो मात्र दिखावे का लोकतंत्र है, क्योंकि दरअसल वहां पर असल में तो चलती है सेना की ही तानाशाही वहां पर जिसका बोलबाला रहता है, चाहे वो पर्दे के पीछे से हो, चाहे वो पर्दे के सामने से हो। चलिए, आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की इस बदलती तस्वीर में चाइना अपने लिए क्या स्कोप ढूंढ रहा है और उसका भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं जल्द। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज अखाड़े में चर्चा हो रही है पाकिस्तान के बदलते हालातों पर, वहां की सियासी अस्थिरता पर। पाकिस्तान में बदल रहे हालात, ऐसे में इसके पीछे अमेरिका कितना और किस हद तक है जिम्मेदार? बदले हालात का भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर क्या होगा असर? पाकिस्तान में नए समीकरण भारत के लिए है कितने चिंताजनक? पाकिस्तान में राजनीतिक अनिश्चितता से चीन का क्या बढ़ रहा है दखल? एक बार फिर से तख्ता पलट की ओर बढ़ता हुआ पाकिस्तान, आखिर राजनीतिक अस्थिरता खत्म होने के वहां क्या है विकल्प? आज इन्हीं तमाम सवालों के खोज रहे हम जवाब। हमारे साथ एक खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल का रुख करते हुए अनुज माथुर जी, सीधा आप ही का रुख करूंगी और पाकिस्तान के इन बदलते समीकरणों, बदलते हालातों की इस तस्वीर के बीच चाइना अपने लिए क्या खोज रहा है, क्या सोच रहा होगा सर? क्या स्कोप चाइना का यहां पर बनता हुआ? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि चाइना फिलहाल, मेरा जहां तक सोच विचार है, फिलहाल एक वेट एंड वॉच, जी शब्द, ये फ्रेज आपने कई दफा सुना होगा कई संदर्भों में, वेट एंड वॉच की परिस्थिति में है। क्योंकि चाइना को अब इमरान खान ये उनको बताना चाह रहे हैं कि यदि मेरी सरकार पे संकट आया और सरकार में कोई परेशानी हुई तो जो आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर पाकिस्तान में आज की तारीख में है, जो इन्वेस्टमेंट आपने BRI या किसी और तरीके से पाकिस्तान में लगा रखा है, जो CPEC का आपका प्रोजेक्ट है, इन तमाम चीजों पर आंच आने की संभावना है। इसलिए वो, क्योंकि इमरान खान आज अभी इस परिस्थिति में आ गए हैं कि उनको कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा है, तो हर वो एंगल टटोलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि उनकी सरकार किसी प्रकार से बच जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई संभावना होने की बात है। चाइना का एकमात्र उद्देश्य है कि पाकिस्तान में सरकार ऐसी हो जो कि चीन की पपेट के तरह से को इस्तेमाल कर सके। अभी मैं इसी में आपको एक और इक्वेशन बताने की कोशिश करूंगा कि चीन का जो ध्येय है, अब चीन की परेशानी पाकिस्तान से उतनी नहीं है जितनी अमेरिका के साथ उनका इशू है। और वो अब चाहते हैं कि जितने भी पुराने अमेरिकन एलाइज थे वो सब उनकी तरफ किसी ना किसी तरीके से खींचें, ताकि वो अपना जो उनका ध्येय है 2050 तक वर्ल्ड की सोल सुपर पावर बनने का, वो उसको हासिल कर सकें। तो ये एक पाकिस्तान जो है वो चाइना अमेरिका का जो स्पर्धा है, उस स्पर्धा में भी मेरे को फंसता हुआ और पिसता हुआ नजर आ रहा है आने वाले टाइम में। ये बात आप देखिएगा। तो ये जो इनको अभी जो वहां के हालात समझ में नहीं आ रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के लोगों को, और खास करके पाकिस्तानी आर्मी को, जिसको कि मैं आर्मी नहीं कहता हूं, पाकिस्तान का बिजनेस हाउस है वो। पाकिस्तान की आर्मी इतने प्रकार, आज की तारीख में पाकिस्तान की आर्मी के पास पैसा पाकिस्तान की सरकार से ज्यादा है। हर किस्म का बिजनेस करते हैं, चाहे वो ड्रग हो, चाहे वो हथियार हो, चाहे कोई भी हो। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि वो किसी ना किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस या कोई इंडिया से तकरार या अफगानिस्तान के साथ इशू या ईरान के साथ इशू जब तक नहीं होगा, तो आप देखिएगा कैसे ये हालात सुधरेंगे। मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो टेरर फंडिंग को रोकें, उसको अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगाएं, रक्षा का बजट घटाएं और उसको अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगाएं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को लागू करें भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ, क्योंकि वहां की आज की सबसे बड़ी समस्या वहां की इकोनॉमी है। आज की खबर है कि जो इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन, वो 12.7% हो गया है।
तो ये तो बहुत ज्यादा चिंताजनक हालात वहां पर हो रहे हैं। कुछ समय में वहां पर भुखमरी, जो अभी श्रीलंका का हाल है वैसा हाल मेरे को पाकिस्तान में होता नजर आ रहा है आने वाले समय में। तो ये टाइम है उनके जागने का, ये टाइम है उनको FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए कदम उठाने का, और ये टाइम है उनको अपनी पाकिस्तान इसकी कीमत चुकाता आया है और आगे भी ऐसे ही संकेत मिलते हुए आखिरकार और कितनी बड़ी कीमत इसकी पाकिस्तान चुकाएगा। और पाकिस्तान की आर्मी को, ISI को ये बात कब समझ में आएगी? वो बार बार अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, अपने ही देश को कहीं ना कहीं अपने स्वार्थों के चलते पीछे धकेल देते हैं। नहीं देखिए शिल्पा जी, जो आर्मी है, ISI है, उनको देश से मतलब नहीं है, उनको अपनी जेब में भरने से मतलब है। Exactly. और यही होता रहा है वो लगातार, और वही तमाम सौदे तय होते हैं, उसमें भी उनकी भूमिका होती है उसका मुनाफा कमाने में। यहाँ तक कि वहाँ की औद्योगिक इकाइयाँ जो हैं उनको लगाने में भी जो है उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, सेना की और ISI की। तो वो तय करते हैं। तो देश से कोई लेना नहीं है, आवाम गरीबी में रहे उसका फायदा मिलता है उनको, क्योंकि उससे वो तमाम तरह के जो है कर्ज ले लेते हैं दूसरे देशों से, वर्ल्ड बैंक से ले लेते हैं गरीबी हटा दूर करने के नाम पे। और आवाम को जो है वो एक सब्ज बाग दिखा के जो है सत्ता पे आने का नाटक रचते रहते हैं पूरी तरीके से। तो ये उनके फायदे के लिए है ये। तो जब तक ये फायदा उनको मिल रहा है तो वो क्यों बेहतरी करेंगे? बेहतरी करेंगे तो जनता फिर उनकी बात सुनेगी कहाँ से? वो कहाँ उनकी तरफ निगाहें उठा के देखेगी कि साहब ये हमारे लिए एक बेहतर भविष्य लेके आएंगे? तो मुझे लगता है वो उसी तरह से एक मिली भगत है जो चलती है सत्ता में जो है वहाँ पे पाकिस्तान में जो सेना, ISI और बाकी जितने बिजनेस हाउसेज हैं, बाकी जितने बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं। देखिए जितने भी वहाँ काबिज होते हैं गद्दी में, वहाँ पे प्रधानमंत्री गद्दी में, वो अच्छे खासे जो है, जो ओलिगार्क जिसको बोलते हैं, एक बड़ा क्लास जो होता है व्यापारियों का बिजनेस। नवाज शरीफ को आप चाहे ले लीजिए, इवन इमरान खान ने हालांकि अच्छा काम किया, कैंसर हॉस्पिटल बनाया जो उनकी कमाई थी अपने क्रिकेट के खेल से और उससे दूसरे जो उनके इन्वेस्टमेंट थे उससे, लेकिन वो भी अच्छे खासे पैसे वाले हैं। उसके पहले भी जितने खैर जो सेना के चीफ रहे हैं वो सब तो होते ही हैं वो, और जो है कि जितने भी वहाँ उस पदों पे रहे हैं और जितने मंत्री होते हैं वो आते भी इसीलिए, देखिए सत्ता में जो है कि उनको कमाई करनी है। इसीलिए एक ये बात भी लगती है कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने जाते जाते कटाक्ष कस दिया था नवाज शरीफ पर के, देखिए 18 फैक्ट्रियां उन्होंने खड़ी कर ली अपने कार्यकाल के दौरान। जी बिल्कुल यही होता है। देखिए वही अपने अपने बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ये लोग काम करते हैं, और उसी तरह वो है आते हैं कैबिनेट में और अपने धंधे बढ़ाते हैं। जब उसमें रुकावट आती है तो दिक्कतें होती है। एक बात ये भी कही जा रही है इमरान खान के बारे में कि वो जिस तरह से एक जो, हालांकि उन पे खुद भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है एक जो है नैतिक स्टैंड, कहीं ना कहीं मॉरल स्टैंड लेते रहे हैं वो लगातार, जिसकी वजह से उनको जो है कि उनके साथियों का भी जो है साथ जो है मिलना जो खत्म होता चला गया जो है। तो वो दूसरों के जो है बिजनेस थे उस पर भी उन्होंने जो है एक नैतिक लाइन खींचने की कोशिश करी, लेकिन वहीं पे उन पे आरोप लगा कि उन्होंने वो भी भ्रष्टाचार में फंसे पड़े हैं। तो ये बहुत सी चीजें हैं वहाँ पे, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे पूरा का पूरा एक बिजनेस जो इंटरेस्ट है वो हावी रहते हैं, और आवाम तो सिर्फ एक मोहरा है वहाँ पे जो है। देखिए डेमोक्रेसी इसीलिए बनी हुई है कि आप आवाम के माध्यम से आप सत्ता में आइए और उसके बाद फिर अपने लिए जो है कि वो तमाम इंतजाम आवाम के नाम पर डेप्ट मांगिए, कर्जा चढ़ाइए और उसके बाद खुद मजे उड़ाइए, और उसमें जो है आराम से आप जो है अपना घर भरते रहते हैं। जितेंद्र कुमार ओझा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। ओझा जी, अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, पहले इमरान खान की स्पीच होनी थी बुधवार को, उसके बाद रद्द हो गई, अगले दिन फिर बृहस्पतिवार को फिर उनकी स्पीच हुई। उसमें भी कहा जा रहा था कि ISI ने उन्हें कह दिया था, ISI की वजह से बुधवार को उनकी स्पीच नहीं होने दी गई, इस हद तक उनके ऊपर दबाव था। साथ ही ISI ने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए थे जानकारी के मुताबिक कि भाई किसी देश का नाम ना लेना, फिर भी अमेरिका का नाम अपनी बात में कहते कहते वो ले ही गए। ऐसे में सर किस चीज का डर था वहां की फौज को, वहां की ISI को, कि क्या वो ना कह दे ऐसा जनता के नाम अपने संबोधन में कि फिर लेने के देने पड़ जाए? और आखिरकार फिर जब बृहस्पतिवार को संबोधन हुआ उनका, फिर वो कैसे होने दिया गया? क्या कोई डील हुई उससे पहले, कुछ समझाया बुझाया गया? क्या लगता है सर? पाकिस्तान में पहले भी ऐसी हालात आते थे। तो एक दफे कहा जाता है कि बेनजीर भुट्टो ने कोशिश की कि अमेरिकन एम्बेसी से पता करे कि आखिर उनकी तकदीर को हुआ क्या।
क्या फौज ने उन्हें डिपोज करने का फैसला लिया या नहीं लिया। तो इस तरीके से जो जिन लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, जो पाकिस्तान वॉचर हैं, जो पाकिस्तान में वहाँ पे ग्राउंड पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, तो उनका ये मानना है कि बैक चैनल से चाइनीज गवर्नमेंट जो है बातचीत कर रही है पाकिस्तानी फौज से भी और इमरान खान से भी। और पहली दफे मैंने भी कहा और इसकी मेरे बाद जो है जनरल साहब ने भी इस बात को कहा कि चाइना चाहता है कि एक सेम्बलेंस बना रहे, सेम्बलेंस ऑफ स्टेबिलिटी बना रहे, लेकिन चाइना को पता है कि अगर कोई उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है तो वो फौज कर सकती है, पॉलिटिशियंस नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिशियंस बहुत डिवाइडेड हैं, खास करके एक व्यक्ति जो खुद ही फौज का मोहरा हो वो क्या कर सकता है। लेकिन फिर भी उनको समय दिया गया कि वो जाए, बात करे, बातचीत करने के बाद जो है अपना एक शो ऑफ स्ट्रेंथ करें। लेकिन इमरान खान एक बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे होंगे और जो भी उनकी इमेज हो, लेकिन वो एक सीजन स्टेट्समैन हरगिज नहीं थे। अमेरिका को इस स्थिति में ला के ब्लेम करना, मेरा यही मानना है कि वो चीन को ये बताना चाहते हैं कि वो चीन के सबसे वफादार व्यक्ति है पाकिस्तानी पॉलिटिकल स्पेस में। यहाँ तक कि वो कई दफे कहने की कोशिश कर चुके हैं, यहाँ तक कि अमेरिका जाकर भी उन्होंने चीन की तारीफ की। तो ये एक इमेच्योरिटी का साइन है एज ए स्टेट्समैन कि डिप्लोमेटिक जो फाइन लाइंस है वो भी आप नहीं पहचान पाते हैं। जब पाकिस्तान की फौज का हाथ आपके सर पे होता है तो आप कुलाटियां करने लगते हैं, और जब आपके हाथ में उतरने लगता है तो आप कुछ और करना शुरू कर देते हैं। और पिछले दफे कहा गया कि फौज के भीतर फॉल्ट लाइंस हैं, यहाँ तक कि जब भी जो है बाजवा साहब जाते रहे हैं कई एक जगह अपने यूनिट के इंस्पेक्शन में, तो मिलिट्री के जो सीनियर अफसर हैं उनके हथियार ले लिए जाते रहे हैं। कई दफे उन्होंने ये भी किया कि फौज भी उतनी यूनाइटेड पोजीशन में नहीं है आज की तारीख में, लेकिन जब तक चाइना की बैकिंग है फौज के पास तब तक फौज को कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो चाइना की ये कंसर्न है कि भाई ये होगा क्या इस स्थिति में। तो इस वजह से वेट एंड वॉच की जो बात हम कर रहे हैं वो तो है, लेकिन ऑल सेड एंड डन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री हियरार्की जो है वो काफी मजबूत है। सब कुछ होने के बावजूद इंस्टेबिलिटी आ सकती है, इंटरनल टर्मोइल हो सकता है, इसके चांसेस हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये एकदम रूल्ड आउट है। फौज उतनी कोहेसिव नहीं है जितनी आज से 5 साल पहले थी, लेकिन इस वजह से इस इक्वेशन में इमरान खान को शायद लगा कि वो कुछ फायदा उठा सकते हैं, फौज के कुछ डिसग्रंटल एलिमेंट्स हैं उनके साथ वो एंगेजमेंट कर सकते हैं, और ये सब बातें छुपी नहीं रह सकती है। और निश्चित रूप से बाजवा साहब का बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि ही हैज टू नाउ गो। अब ये कुछ दिन का समय उन्होंने ले लिया है, लेकिन जब तक पाकिस्तान की मिलिट्री नहीं चाहती है, वहां के कोई भी पॉलिटिकल एक्टर क्यों ना हो, ऑपोजिशन वाले भी क्यों ना हो, वो इस तरीके का विश्वास उनसे वापस ले नहीं सकते हैं। तो ये कुछ दिन का समय है, संभव है बैक चैनल नेगोशिएशन चल रहे हो दोनों तरफ से, और इसी वजह से ये जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस डिले किया गया है 2 दिन के लिए। लेकिन फौज की स्थिति आज भी बहुत इंटैक्ट है, और जैसे हमारे पिछले पैनलिस्ट ने भी कहा कि देखिए उस देश में फौज को वो जनता को क्या कर रहे हैं कि नशा दे रहे हैं। जो इस्लामिक रेडिकलिज्म का, जब जनता को नशा की लत पड़ जाए तो उसे रोटी की जरूरत नहीं होती है। तो तमाम ये को भारत के प्रति नफरत, दूसरे गैर मुसलमानों के प्रति नफरत, और तथाकथित जो सो कॉल्ड शियाज हैं, जो दूसरे माइनॉरिटी सेक्टर है इस्लाम में, उनके प्रति नफरत बना के ये वो तमाशा फौज किए जा रही है। तो ये जो है टोटली जो एक सिचुएशन आ रहा है, तो हम अगर सोचे कि पूरे साउथ एशिया एक हो जाए, कुछ ये हो जाए, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और इसमें पाकिस्तान को दिखाई दे रहा है साफ साफ, संजीव श्रीवास्तव जी आपका रुख करूंगी। अब पाकिस्तान को ये दिखाई दे रहा है कि भाई अपने इन मंसूबों को कामयाब करने के लिए अमेरिका नहीं बल्कि चाइना ज्यादा साथ देगा इन एंटी इंडियन एक्टिविटीज में, और इसीलिए अब अमेरिका का हाथ पाकिस्तान के सर से हटता हुआ तो चाइना की तरफ पाकिस्तान का रुझान बढ़ता हुआ। देखिए, जहां तक अमेरिका के और पाकिस्तान के संबंधों की बात है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है, उसके साथ अमेरिका अभी भी उसकी डीलिंग्स होती हैं, अभी भी उसके साथ उनके संपर्क हैं। लेकिन ये अवश्य है कि चाइना का प्रभाव लगातार पाकिस्तान में बढ़ रहा है। सीपीईसी के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें चाइना ने $62 बिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर रखा है। और पाकिस्तान जो कि पहले अमेरिका के ऊपर कर्ज के लिए ऐसे ही आश्रित हुआ करता था, इसी तरह से हाथ फैलाता था, अब वो चाइना की तरफ झुकता जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। और चाइना की जो पाकिस्तान को लेकर के जो मंशा है वो स्पष्ट रूप से है
कि वो आगे आने वाले वर्षों और दशकों में उसे एक उपनिवेश के तौर पे भी डेवलप करने की मंशा रखता है। क्या फौज ने उन्हें डिपोज करने का फैसला लिया या नहीं लिया? तो इस तरीके से जिन लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, जो पाकिस्तान वॉचर हैं, जो पाकिस्तान में वहाँ पे ग्राउंड पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, तो उनका ये मानना है कि बैक चैनल से चाइनीज गवर्नमेंट जो है बातचीत कर रही है पाकिस्तानी फौज से भी और इमरान खान से भी। और पहली दफे मैंने भी कहा और इसके मेरे बाद जो है जनरल साहब ने भी इस बात को कहा कि चाइना चाहता है कि एक सेम्बलेंस बना रहे, सेम्बलेंस ऑफ स्टेबिलिटी बना रहे, लेकिन चाइना को पता है कि अगर कोई उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है तो वो फौज कर सकती है, पॉलिटिशियंस नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिशियंस बहुत डिवाइडेड हैं, खास करके एक व्यक्ति जो खुद ही फौज का मोहरा हो वो क्या कर सकता है। लेकिन फिर भी उनको समय दिया गया कि वो जाए, बात करे, बातचीत करने के बाद जो है अपना एक शो ऑफ स्ट्रेंथ करें। लेकिन इमरान खान एक बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे होंगे और जो भी उनकी इमेज हो, लेकिन वो एक सीजन स्टेट्समैन हरगिज नहीं थे। अमेरिका को इस स्थिति में ला के ब्लेम करना, मेरा यही मानना है कि वो चीन को ये बताना चाहते हैं कि वो चीन के सबसे वफादार व्यक्ति है पाकिस्तानी पॉलिटिकल स्पेस में। यहाँ तक कि वो कई दफे कहने की कोशिश कर चुके हैं, यहाँ तक कि अमेरिका जाकर भी उन्होंने चीन की तारीफ की। तो ये एक इमेच्योरिटी का साइन है एज ए स्टेट्समैन कि डिप्लोमेटिक जो फाइन लाइंस है वो भी आप नहीं पहचान पाते हैं। जब पाकिस्तान की फौज का हाथ आपके सर पे होता है तो आप कुलाटियां करने लगते हैं, और जब आपके हाथ में उतरने लगता है तो आप कुछ और करना शुरू कर देते हैं। और पिछले दफे कहा गया कि फौज के भीतर फॉल्ट लाइंस हैं, यहाँ तक कि जब भी जो है बाजवा साहब जाते रहे हैं कई एक जगह अपने यूनिट के इंस्पेक्शन में, तो मिलिट्री के जो सीनियर अफसर हैं उनके हथियार ले लिए जाते रहे हैं। कई दफे उन्होंने ये भी किया कि फौज भी उतनी यूनाइटेड पोजीशन में नहीं है आज की तारीख में, लेकिन जब तक चाइना की बैकिंग है फौज के पास तब तक फौज को कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो चाइना की ये कंसर्न है कि भाई ये होगा क्या इस स्थिति में। तो इस वजह से वेट एंड वॉच की जो बात हम कर रहे हैं वो तो है, लेकिन ऑल सेड एंड डन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री हियरार्की जो है वो काफी मजबूत है। सब कुछ होने के बावजूद इंस्टेबिलिटी आ सकती है, इंटरनल टर्मोइल हो सकता है, इसके चांसेस हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये एकदम रूल्ड आउट है। फौज उतनी कोहेसिव नहीं है जितनी आज से 5 साल पहले थी, लेकिन इस वजह से इस इक्वेशन में इमरान खान को शायद लगा कि वो कुछ फायदा उठा सकते हैं, फौज के कुछ डिसग्रंटल एलिमेंट्स हैं उनके साथ वो एंगेजमेंट कर सकते हैं, और ये सब बातें छुपी नहीं रह सकती है। और निश्चित रूप से बाजवा साहब का बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि ही हैज टू नाउ गो। अब ये कुछ दिन का समय उन्होंने ले लिया है, लेकिन जब तक पाकिस्तान की मिलिट्री नहीं चाहती है, वहां के कोई भी पॉलिटिकल एक्टर क्यों ना हो, ऑपोजिशन वाले भी क्यों ना हो, वो इस तरीके का विश्वास उनसे वापस ले नहीं सकते हैं। तो ये कुछ दिन का समय है, संभव है बैक चैनल नेगोशिएशन चल रहे हो दोनों तरफ से, और इसी वजह से ये जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस डिले किया गया है 2 दिन के लिए। लेकिन फौज की स्थिति आज भी बहुत इंटैक्ट है, और जैसे हमारे पिछले पैनलिस्ट ने भी कहा कि देखिए उस देश में फौज को वो जनता को क्या कर रहे हैं कि नशा दे रहे हैं। जो इस्लामिक रेडिकलिज्म का जब जनता को नशा की लत पड़ जाए तो उसे रोटी की जरूरत नहीं होती है। तो तमाम ये को भारत के प्रति नफरत, दूसरे गैर मुसलमानों के प्रति नफरत, और तथाकथित जो सो कॉल्ड शियाज हैं, जो दूसरे माइनॉरिटी सेक्ट हैं इस्लाम में, उनके प्रति नफरत बना के ये वो तमाशा फौज किए जा रही है। तो ये जो है टोटली जो एक सिचुएशन आ रहा है, तो हम अगर सोचे कि पूरे साउथ एशिया एक हो जाए, कुछ ये हो जाए, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और इसमें पाकिस्तान को दिखाई दे रहा है साफ साफ, संजीव श्रीवास्तव जी आपका रुख करूंगी। अब पाकिस्तान को ये दिखाई दे रहा है कि भाई अपने इन मंसूबों को कामयाब करने के लिए अमेरिका नहीं बल्कि चाइना ज्यादा साथ देगा इन एंटी इंडियन एक्टिविटीज में, और इसीलिए अब अमेरिका का हाथ पाकिस्तान के सर से हटता हुआ तो चाइना की तरफ पाकिस्तान का रुझान बढ़ता हुआ। देखिए, जहां तक अमेरिका के और पाकिस्तान के संबंधों की बात है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है, उसके साथ अमेरिका अभी भी उसकी डीलिंग्स होती हैं, अभी भी उसके साथ उनके संपर्क हैं। लेकिन ये अवश्य है कि चाइना का प्रभाव लगातार पाकिस्तान में बढ़ रहा है। सीपीईसी के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें चाइना ने $62 बिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर रखा है। और पाकिस्तान जो कि पहले अमेरिका के ऊपर कर्ज के लिए ऐसे ही आश्रित हुआ करता था, इसी तरह से हाथ फैलाता था, अब वो चाइना की तरफ झुकता जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। और चाइना की जो पाकिस्तान को लेकर के जो मंशा है वो स्पष्ट रूप से है
कि वो आगे आने वाले वर्षों और दशकों में उसे एक उपनिवेश के तौर पे भी डेवलप करने की मंशा रखता है। हाँ। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर पाकिस्तान इसी रास्ते पे चलता रहा तो चाइना का प्रभाव पाकिस्तान में और अधिक बढ़ेगा और भारत को चाइना को वेस्टर्न फ्रंट पर भी डील करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और जाहिर है कि ये जो पूरी स्थितियां हैं तो बेहद चिंताजनक हैं। अभी आप देखिए तो श्रीलंका में चाइना की डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी का जो कि एक बड़ा विक्टिम है, वो किस तरीके से चाइना की साजिश का शिकार हुआ है। $5 बिलियन से भी ज्यादा का ऋण है और वो उसके पास पैसे नहीं है कि वो ऋण चुका पाए और बदहाल आर्थिक अवस्था हो चुकी है श्रीलंका। ऐसे में पाकिस्तान की भी वही स्थितियां बन सकती हैं, वही स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो पाकिस्तान की जो चाहे वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई हो, चाहे वहाँ की जो दिखावे की जमहूरियत हो, वो लगातार चाइना की साजिशों का शिकार होते जा रहे हैं। क्योंकि जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को जाहिर है कि वो जो भ्रष्टाचार की जो समस्या पाकिस्तान में है, सीपीसी के माध्यम से जो चाइना का पैसा आता है उसमें भी भारी भ्रष्टाचार होता है और पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई उस जो बनाई गई है जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई न्यूज को पूरी तरह से रन करती है और वो रिपोर्ट करती है चाइना को भी सीपीसी के प्रवेश में कितनी प्रगति हुई है और जाहिर है कि वो पैसों की जो लेन देन है जो भी उसमें भी पूरी तरह से भ्रष्ट जो वहाँ पे भ्रष्टाचार की समस्या है वो उसमें आर्मी और आईएसआई पूरी तरह से शामिल है। तो ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई भी चाइना की तरफ झुकती जा रही है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई की अभी भी गहरे संबंध है और अमेरिका अपने इंफॉर्मेशन को अपने प्रभाव को वहां पर पाकिस्तान में अपने डिफरेंट एंगेजमेंट्स के माध्यम से आर्मी और आईएसआई के एंगेजमेंट के माध्यम से वो बनाए रखने की कोशिश करेगा। लेकिन ये अवश्य है कि चाइना का प्रभाव हाल के वर्षों में बढ़ा है और ये प्रभाव और भी आगे बढ़ेगा, ये भी दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आप सभी लोग इसमें जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले फाइनल कमेंट चाहूंगी मैं जितेंद्र ओझा जी आप ही से। अब ये बदलते समीकरण भारत के लिए कितने चिंताजनक, किस तरह के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं सर? फाइनल कमेंट आपका। जितेंद्र जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? लगता है संपर्क हमारा कटा हुआ है। पीयूष पंत जी यही सवाल आपसे, ये समीकरण हिंदुस्तान के लिहाज से कितने चिंताजनक? देखिए, पाकिस्तान और चीन के जो समीकरण बन रहे हैं लगातार, उससे निश्चित रूप से भारत के लिए चिंता की बात तो है। इसलिए कि क्योंकि चीन से भी संबंध हमारे जो है इधर काफ़ी बिगड़े हैं और लगातार अभी जो है कि हमारा जो डिस्प्यूट चल रहे हैं वो कहीं सॉल्व हुए नहीं हैं। तमाम जो है क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स के बावजूद तो चाइना अगर बैकअप करता है पाकिस्तान को तो इसलिए और आगे, लेकिन सवाल ये कि कौन आगे आएगा गद्दी में। हालांकि वही फिर बात आती है कि सेना ही होती है जो तय करती है कि भारत साथ संबंध कैसे होंगे। लेकिन अभी देखिए हालिया में इमरान खान ने ये एक स्टेटमेंट दिया है कि हम जो है 100 साल तक जो है भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं। तो ये क्या बदलाव वाकई आ रहा है पाकिस्तान के जो सेना के लोग हैं उनके अंदर, या ये कहीं आवाम के अंदर इस तरह की बात आ रही है कि अब वो भारत के साथ जो है शांतिपूर्ण संबंध बनाना चाहता है? तो ये आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन निश्चित रूप से चीन और पाकिस्तान का जो, देखिए अमेरिका के साथ पाकिस्तान का जो एक था तो वो देख लीजिए जो संबंध थे वो ज़्यादा भारत के लिए उतने नुकसानदेह नहीं थे उस तरीके से। हालांकि इस साउथ ईस्ट एशिया में वो सब खतरे थे उस तरीके से, लेकिन ये ज़्यादा खतरा है क्योंकि सीधे सीधे चीन और इंडिया के बीच में जो है संबंध बहुत अच्छे नहीं है और ट्रेड के दोनों ट्रेड भी बहुत ज़्यादा है भारत और चीन का, जिसमें चीन हावी है भारत के ऊपर, जो है जो बैलेंस जो है वो चाइना के फेवर में है। तो ऐसे में पाकिस्तान के साथ अगर दोस्ती बढ़ती है चीन की तो भारत को और ज़्यादा अलर्ट और ज़्यादा डिप्लोमेटिकली ज़्यादा जो है अपने को बेहतर तरीके से पेश करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, वैसे में ये वाकई में बदलाव है या फिर ये पाकिस्तान की चाल है, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ और भी तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अनुज माथुर जी, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट सर, आपको क्या उम्मीदें दिखाई दे रही है, किस तरह की भविष्य की तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है पाकिस्तान में? देखिए, पाकिस्तान में मैं एक लाइन में आपको बता दूंगा कि पाकिस्तान में अस्थिरता
इंस्टेबिलिटी पॉलिटिकल है ही नहीं, क्योंकि पॉलिटिकली पाकिस्तान हमेशा स्टेबल रहा है। पाकिस्तान की आर्मी हमेशा से रूल कर रही है पाकिस्तान को, मुखौटा कोई भी हो। हाँ। और अब पाकिस्तान की आर्मी बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ गई है कि उनको खुद जाकर के रूल करने की आवश्यकता नहीं है, मार्शल लॉ लगाने की आवश्यकता नहीं है। अपना एक सिलेक्टेड कैंडिडेट वहां बैठा दीजिए जिसने परीक्षा पास कर ली है, और उसके थ्रू पीछे से आप काम करते चले जाइए। जहां तक सवाल चीन और पाकिस्तान के, ये तो चीन की पॉलिसी है, 50 साल पुरानी पॉलिसी है जो चीन अब अख्तियार कर रहा है। श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, म्यांमार में कर रहा है, बांग्लादेश में कर रहा है, हर जगह कर रहा है BRI इनिशिएटिव्स के तरीके से। तो ये बात आप मान लें कि चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली पॉलिसी में चल रहा है और चीन पाकिस्तान को अपना स्टूज बना रहा है। मैं एक आधे मिनट का किस्सा बताता हूं कि एक इंटरनेशनल देश के, दोनों देशों के बाहर एक व्यक्ति से बात हो रही थी कि पाकिस्तान में 60 साल में 70 साल में इंडिपेंडेंट होने के बाद क्या पाया। तो उसने बोला कि हम इंडिपेंडेंट हुए ही कब, पहले लंदन से हुक्म आते थे, उसके बाद वॉशिंगटन से आने शुरू हो गए, अब पेचिंग से आ रहे हैं। तो उनका बिल्कुल क्लियर कट हिसाब किताब है। इकोनॉमी उनकी इतनी वीक हो चुकी है कि जब तक वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होंगे वो जिंदा रह नहीं सकते। तो ये बात आप मान लें। और जहां तक सवाल हमारा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। चलिए ठीक है, जितेंद्र ओझा जी चाहते थे आपका फाइनल कमेंट सर, जल्दी से। जा रहा है, उसके रिसोर्सेज भी चीन लेने जा रहा है। हाँ। और पाकिस्तान की जो मिलिट्री एलीट है उसको उस देश से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग छोड़ के भाग जाएंगे, कैसी भी स्थिति आ सकती है। लेकिन उसको कोई चाहिए एक ऐसा एंटिटी, एक ऐसी फोर्स जो उस चीन के बिहार पे बिडिंग कर सके। तो चीन की एजेंडा बहुत साफ है। और ये जो इंस्टेबिलिटी की आप बात कर रही है, टर्मोइल नहीं आ सकता एक पॉइंट के बाद। चीन किसी तरीके से इसको कंटेन करेगा, लेकिन पाकिस्तान का एक देश के रूप में और अफगानिस्तान को भी लेके डूबने की जो उसकी पूरी संभावनाएं नजर आ रही है कि टर्मोइल बहुत बढ़ेगा। और आखिरी में ये कहूंगा कि देखिए, पाकिस्तान के जितने राजनेता टेलीविजन पे जो भी हिंदुस्तान को गालियां देते हैं, जब भी उनको प्राइवेट में बोलने का मौका मिलता है तो कहते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान से हमें सीखने की जरूरत पड़ती है और हिंदुस्तान के सिविलियन गवर्नमेंट को एडमायर करते हैं। तो मेरे ख्याल से मौका मिलने पे अगर ये इस्लामिक जहर को, इस्लाम के नाम पे जहर को अगर जो फैलाया जा रहा है उसको बंद कर दिया जाए तो पाकिस्तान का कुछ बड़ा हो जाए। चलिए ठीक है, संजीव श्रीवास्तव जी आपका फाइनल कमेंट। के राजनीतिक हालात पे भारत की पूरी वॉच है, पूरी नजर है। और भारत की जहां तक आने वाले समय में जो भी वहाँ सरकार बनती है, जो भी डेवलपमेंट होंगे, उसमें मुझे नहीं लगता कि भारत की नीति में कोई परिवर्तन आने जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान को ये स्पष्ट कर रखा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध इररिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के नहीं दिखाएगा, चाहे वो कोई भी सरकार पाकिस्तान में बने, पाकिस्तान के साथ संबंधों में बहाली नहीं होगी। और आतंकवाद के प्रति ये जो नया भारत है, उसकी आतंकवाद के प्रति जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। यदि भारत की जमीन पर पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता की वजह से किसी भी तरीके की साजिश रचने की कोशिश की गई तो भारत के सामने सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। जैसे ही कार्रवाई हो सकती है, जैसे कि पिछली 2 कार्रवाइयां हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान का सियासी संकट पाकिस्तान को और कितने गर्त में ले जाता है, किस दिशा में आगे ले जाता है, उसके लिए करना होगा रविवार का इंतजार। इमरान खान की सरकार क्या सिर्फ अब बची है 2 दिन की मेहमान? इस सवाल का जवाब मिलेगा रविवार को, करना होगा इंतजार। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। अपने रहे जनतंत्र टीवी के साथ, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।